हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। हम आ गए बीडी डैश नोवेल के एपिसोड नंबर 256 पे और इसमें जियान 9 सरीन स्प्रिंग को एक्सप्लोर करने जा रहा है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। चलो पिछले एपिसोड को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत में हम जियान और यालाओ को देखते हैं। जब यालाओ 9 सरीन स्प्रिंग की तरफ जाने के लिए बोलते हैं, जियान काफी कंफ्यूज हो गया था। यालाओ बताते हैं 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल मौजूद होते हैं। अगर तुम सच में प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना चाहते हो तो तुम्हें इस ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि इसी का यूज करके 9 स्प्रिंग पिल रिफाइन करी जा सकती है। तुम भले भी 200 क्लास में पहुंच चुके हो, लेकिन ये स्ट्रेंथ भी प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने के लिए काफी नहीं है। तुम्हें उस मेडिसिन पिल की जरूरत पड़ने वाली है। फाइनली जियान को ये मामला समझ में आता है। थोड़ी और जानकारी लेने के बाद वो कायलिन, लिटिल फेई डॉक्टर और चिंगलिन बीस्ट रीजन के लिए निकल जाते हैं। ये 9 सरीन स्प्रिंग 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ड्राइव की टेरिटरी में एग्जिस्ट करती है। इसे सारे के सारे स्नेक शेप मैजिकल बीस्ट के लिए एक होली ग्राउंड बोला जाता है। जियान की स्पीड के साथ वो लोग आधे दिन में बीस्ट रीजन में एंटर कर जाते हैं। 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ड्राइव बीस्ट रीजन के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रहती थी और अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाने के लिए एक डीप अबिस को पार करना पड़ता है। जब जियान की टोली इस डीप अबिस को पार कर रही थी, उसे कुछ फिगर्स दिखाई देते हैं। ये होते हैं एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स। शुरुआत में तो इन्हें देख के जियान कंफ्यूज हो गया था, लेकिन तब वो रियलाइज करता है कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। इन एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स को कमांड कर रहा होता है कमांडर जिन। जियान के इशारे में से बंदी बना देता है। हालांकि कमांडर जिन शुरुआत में काफी अनयील्डिंग एटीट्यूड को दिखाता है, लेकिन जैसे ही जियान इसकी बॉडी में कई होल्स को क्रिएट करता है, इसकी बुद्धि ठिकाने आ गई थी। उसे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की जो भी मामलों के बारे में मालूम होता है, वो सब जियान को बता देता है। जब जियान को मालूम पड़ता है कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब में सिविल वॉर शुरू हो गया और तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग साथ में मिलके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला कर रहे हैं, जियान एकदम फ्यूरियस हो गया था। स्पेशली जब उसे मालूम पड़ता है कि 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब और हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब ये दोनों मिलकर उन तीनों नमूनों की हेल्प करना चाहते हैं। इस बारे में जान के जियान एकदम फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन अभी उसका 9 सरीन स्प्रिंग में जाना ज्यादा जरूरी था। इस वजह से वो अपने प्लान को फॉलो करते हैं। कुछ समय के बाद इन्हें एक डीप अबिस दिखाई दिया था, जिसके नीचे से बहुत ही डार्क और कोल्ड हवाएं ऊपर आ रही होती हैं। लोकेशन के हिसाब से वो 9 सरीन स्प्रिंग इसी डीप अबिस के बॉटम में एग्जिस्ट करती है। जियान अपने ग्रुप को लेकर नीचे चला जाता है। नीचे पहुंचने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ी झील दिखाई देती है। इस झील के पानी का रंग हल्का पीला पीला सा होता है। जब जियान इस पानी को टच करने की कोशिश करता है, पीले रंग की बर्फ की लेयर उसके हाथ को कवर कर लेती है। ऐसे सीन को देख के जियान एकदम स्टैंड रह गया था। तुरंत ही उसकी हेवली फ्लेम सर्कुलेट होती है। ये आइसी लेयर पिघल गई थी। जियान कायलिन से कहता है कि सबसे पहले इसमें मैं एंटर करूंगा। जब मैं सक्सेसफुली ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल को एक्वायर कर लेता हूँ, तब तुम इसमें एंटर कर सकती हो। वो बाकियों को छुपने के लिए बोलता है। जियान की चारों हेवली फ्लेम्स उसकी बॉडी को सराउंड कर लेती है। बिना टाइम को वेस्ट करे जहाँ झील के अंदर चला जाता है। कायलिन, लिटिल फेई डॉक्टर और चिंगलिन ने अपने और को सप्रेस करके खुद को पूरी तरीके से हाइड कर लिया था। चलो अब आगे क्या होने वाला है हम उसके बारे में इस एपिसोड में जानते हैं। सीन होता है उस येलो स्प्रिंग का। इसमें एक फिगर लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ रहा था। इसकी बॉडी एकदम फ्लेम से कवर्ड होती है। जब भी आसपास का पानी इस फ्लेम से कांटेक्ट में आता था, हम इसमें से सिजलिंग साउंड को बाहर आते हुए देखते हैं। जियान काफी तेजी से स्प्रिंग के बॉटम में जा रहा होता है। इस समय ग्रेजुअली जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी सॉलम हो चुका था। वो कहता है 9 सरीन स्प्रिंग कहलाने की वर्दी है। इसके अंदर की डार्क और कोल्ड फोर्स इतनी फ्राइटनिंग है। जियान सेंस करता है कि इस 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर की डार्क और कोल्ड फोर्स दुगी को ही फ्रीज कर सकती है। भले हेवली फ्लेम्स उसे प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन तभी जियान की त्वचा एकदम नम हो गई होती है। उसके शरीर के अंदर की चर्निंग दुगी इस समय धीमी हो गई थी। लगातार हेवली फ्लेम्स का यूज करके इस डार्क और कोल्ड फोर्स का रेजिस्ट करना ये जियान की दुगी को बहुत ही तेजी से एग्जॉस्ट कर रही होती है। वो कहता लगता है मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। ये जगह मेरे लिए लंबे समय तक ठहरने के लिए नहीं है। हालांकि जियान 200 क्लास में एडवांस हो चुका है और वो नेचुरल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर की डार्क और कोल्ड फोर्स एकदम फ्राइटनिंग लेवल की है। जियान इस एनर्जी को ऑब्जर्व या फिर कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे ही थॉट उसके दिमाग में फ्लैश हुआ था, अचानक से उसकी आगे की स्पीड बढ़ जाती है। वो अपने पीछे एक डीप वाटर ट्रेल को छोड़ते हो जाता है। जब जियान काफी दूर तक जा चुका होता है, तभी पानी उस खाली जगह को भर पाता था। जियान जैसे जैसे 9 सरीन स्प्रिंग के डीपर रीजन में जाता है, हेवली फ्लेम और भी इंटेंस होती आती है। इस समय उसके आसपास की डार्क और कोल्ड फोर्स पहले से कई गुना खतरनाक हो चुकी है। अंत में जाकर जियान को अपनी पूरी ताकत का यूज करके अपनी दुगी को सर्कुलेट करना पड़ता है, जिससे उसके शरीर में एंटर करने वाली कोल्ड दुगी को स्कैटर किया जा सके। जियान इस लेक के बॉटम में देखता है। उसे डार्कनेस के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो अपनी आईब्रोज को नेट करके मन में ही बोलता है, आखिर इस 9 सरीन स्प्रिंग की गहराई कितनी होगी, क्योंकि अगर ये ऐसा चलता रहता है तो फिर मेरे पास वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जियान को हमेशा अपनी शरीर के अंदर अपनी दुगी को रखना होता है, जिसकी हेल्प से वापस से सतह पे जा सके। इस 9 सरीन स्प्रिंग की डार्क और कोल्ड
कोल्ड फोर्स दुकी को इरोड करने के स्पेशल इफेक्ट को पोजेस करती है। अगर इसे हेवली फ्लेम्स आइसोलेट ना कर रही होती तो फिर जियान के लिए यहाँ तक भी पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट होता। जब जियान इस 9 सेरीन स्प्रिंग की वजह से परेशान हो रहा होता है, उसके कानों में एक अनयूजुअल साउंड एंटर करता है। अचानक से वो सेंस करता है कि उसके पीछे का पानी एकदम कंप्रेस होने लगा है। जब पानी का फ्लो बढ़ गया था, अचानक से जियान अपने पंच को पीछे शूट कर देता है। उसके पंच के अंदर की जो फाइटिंग फोर्स होती है वो एक स्पेशल मेथड का यूज करके वाटर के फ्लो को बीच में से चीर देती है। फाइनली बैंग साउंड के साथ एक काली फिगर में टकरा गई थी, वो फेंक दूर ब्लास्ट हो जाता है। अपने पीछे चीज को देखने के बाद जियान की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस 9 सेरीन स्प्रिंग के अंदर अभी भी लिविंग क्रीचर्स हैं। वो क्रीचर एकदम ब्लड क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। इस झील के अंदर की कोल्ड और डार्क फोर्स इतनी खतरनाक है कि 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन भी यहाँ पे लंबे समय तक टिक नहीं सकते। इस वजह से जियान बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ पे लिविंग क्रीचर्स रह रहे होंगे। लेकिन इस क्रीचर को ब्लास्ट करने के बाद जियान इससे पहले फिर से डाइव कर पाता, वो सेंस करता है कि पीछे का पानी एकदम फ्लक्चुएट होने लगा है। उसकी आंखों के सामने काले रंग का धुआं से इकट्ठा होने लगता है। इस ब्लैक फॉग को देखने के बाद जियान का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुआ था, क्योंकि ये कोई ब्लैक फॉग नहीं होता, बल्कि ये ब्लैक फॉग अनगिनत काले रंग के सांपों से बना हुआ है, जिन्हें काले रंग के स्केल्स ने कवर करके रखा है। ये सभी अजीब से स्नेक हिसिंग साउंड्स को लगातार प्रोड्यूस करते हैं। जब इनकी और जियान के बीच में काफी दूरी थी, ये फेरोशियस स्नेक्स अपने मुंह को खोल लेते हैं। इनके मुंह में से कई काले रंग के पानी से बने एरोज आगे की तरफ शूट हो गए थे। जहाँ जहाँ से वाटर एरोज गुजरते हैं, पानी बीच में से स्प्लिट हो जाया करता था। इसकी वजह से इन वाटर एरोज की स्पीड भी बढ़ जाती है। इतने सारे वाटर एरोज इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं कि पानी के अंदर से डीप एक्सप्लोसिव साउंड सुनाई देते हैं। इन डार्क ब्लैक वाटर एरोज को देख के इस समय जियान की बात सिकुड़ चुकी थी। वो कहता है क्या ही डार्क और चिली एनर्जी है। इन पानी से बने एरोज के अंदर 9 सेरीन स्प्रिंग की फोर्स से काफी सिमिलर एनर्जी है, लेकिन इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर और भी खतरनाक है। जब इन सभी काले जीवों को जियान देखता है, अचानक से उसे जानन एकेडमी के अंडरग्राउंड के मैग्मा वर्ल्ड की याद आती है। उस जगह पे भी कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्रीचर की पॉपुलेशन होती है जिन्हें बाहरी दुनिया में देखा नहीं जा सकता, और तो उन सभी क्रीचर्स के नंबर काफी फ्राइटनिंग थे। जियान कहता है ऐसे अजीब अजीब जगहों में अल्टीमेटली अजीब चीजें भी होंगी। वो कहता है मैं इन अजीब चीजों से उलझा नहीं रह सकता, वरना मेरी दुखी फालतू में एग्जॉस्ट हो जाएगी। जियान की बॉडी मूव होती है, वो एक ब्लरी सी लाइन में ट्रांसफॉर्म होके लेके डीपेस्ट रीजन में चला जाता है। जैसे ही जियान का वो ब्लरी फिगर 9 सेरीन स्प्रिंग के बॉटम की तरफ आगे बढ़ता है, उन सभी ब्लैक स्नेक्स की आंखें जियान की तरफ देखती हैं। सभी डायरेक्शन से जियान को चेज करने लगे थे। जियान अपनी स्ट्रेंथ को लिमिट तक अनलीश कर देता है। भले ही वो इस समय अंडर वाटर हो, लेकिन उसकी फाइटिंग स्पीड की वजह से पानी में भी आफ्टर मेजेस क्रिएट हो रही थी। लेकिन जैसे ही आफ्टर मेजेस क्रिएट होती थी, पीछे से आ रहे वाटर एरोज इनके पूरी तरीके से परकच्चे उड़ा देते हैं। रिगार्डलेस जियान चाहे कितनी भी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये सभी ब्लैक स्नेक्स मधुमक्खियों की तरह जियान का पीछा करते रहते हैं। ऐसे सीन को देख के फाइनली जियान का चेहरा काफी चिली हो जाता है। वो पीछे देख के अपने हाथ को क्लेंच कर देता है। एक फ्लेम्स का क्लस्टर अपीयर हुआ था। आगे बढ़ने से पहले फ्लेम का क्लस्टर पीछे आ रही सेना की तरफ चला जाता है। हम तुरंत ही से एक फायर क्लाउड में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। अगली पल में फायर क्लाउड एक आग के समुद्र में बदल जाता है। हालांकि इससे वो डार्क और कोल्ड फोर्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन वो अजीब से स्नेक जो तेजी से आगे आ रहे होते हैं, वो अपने आप को सही समय पर रोक नहीं पाते। अंत में जाके वो सी ऑफ फायर से टकरा गए थे, जिस इंस्टेंट में कोलिजन होता है। फ्लेम्स का हाई टेम्परेचर इन सभी को जला के राख कर देता है। जब पीछे से आ रहे स्नेक से फ्राइटिंग फायर को सेंस करते हैं, इन सभी की आंखों में हॉरर फ्लैश हुआ था। इनके एक बड़े से ग्रुप को खत्म होते होते ये सभी फाइनली अपनी जगह पे रुक जाते हैं। लेकिन भले ये सभी रुक गए हों, फिर भी लगातार अपने मुंह से वाटर एरोज को शूट करते हैं, जिससे उस आग के समुद्र को बुझाया जा सके। जब ये सभी स्नेक्स अपने वाटर एरोज से फ्लेम को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जियान जल्दी से नीचे चला जाता है। इन परेशानी से बड़ी चीजों से दूर जाने के बाद जियान को थोड़ा रिलीफ फील करने का मौका मिलता है। वो कहता है 9 सेरीन स्प्रिंग सच में कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। भले वो अजीब से स्नेक्स कुछ ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन उनके वो डार्क और कोल्ड वाटर एरोज काफी फेरोशियस थे। अगर इतने सारे एरोज एक बेंशिंग से भी टकरा जाते हैं तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। जब उसकी आंखें नीचे के एरिया की तरफ देखती हैं, उसे एक ग्लो दिखाई दिया था। जियान अपने दिमाग को फोकस में लाने के बाद फिर से फुल थ्रॉटल के साथ नीचे जाने लगता है। एक पल के बाद वो फाइनली उस ग्लोइंग स्पॉट के पास अपीयर हो गया था। इस समय जियान के सामने जो सतह थी उसे पूरी तरह से रेत ने कवर करके रखा होता है। नीचे ग्राउंड पे कई छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए होते हैं। इन रॉक फ्रैगमेंट्स में से चमक बाहर आ रही होती है। इनसे बाहर आने वाला ग्लो ही वो रीजन होता है जिसकी वजह से लेक के नीचे के हिस्से में थोड़ी सी रोशनी होती है। जियान अपनी स्पीड को स्लो करके नीचे के एरिया को स्कैन करने लगता है। वो कहता है 9 सेरीन स्प्रिंग और भी नीचे जाती होगी, लेकिन अगर मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता है कि मेरी भी आइस जियान बन जाए। जियान ने तुरंत ही उन स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया था, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि रिगार्डलेस चाहे जियान कितना भी उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा हो, उसे एक भी स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल दिखाई नहीं देता। जब काफी समय सर्च करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी अगली हो जाता है। वो कहता है यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल नहीं है। क्या 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब इन्हें बाहर
बाहर निकाल चुकी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जियान को हर तरीके के पापड़ बेलने पड़े हैं। अब क्या उसे यहाँ तक पहुँचने के बाद खाली हाथ वापस लौटना होगा? जब जियान के दिमाग का दही हो रहा होता है, एक हल्की सी आवाज उसके कानों में जाती है। आवाज थोड़ी दर्द भरी थी। जियान को सुनाई देता है, प्लीज मुझे रेस्क्यू करो। इस हल्की सी वॉइस को सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। बैंग साउंड के साथ उसकी दुखी इरप्ट हुई थी। उसकी कॉशियस नजरें चारों तरफ देखने लगती हैं। क्या इस समय उसके अलावा यहाँ पे और कोई भी है? आखिर वो किसी को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा? जब जियान अपने माइंड को फोकस करके इस आवाज का इंतजार करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई वॉइस एंटर नहीं करती। ऐसा लगता है वो आवाज एकदम इल्यूजन हो। जियान का एक्सप्रेशन काफी सीरियस था। वो अच्छे से जानता था कि उसकी पावर लेवल पहुंच जाने के बाद उसके भ्रम जैसी कोई चीज नहीं होती। वो अपनी सर को नीचे झुका के नीचे लैंड करता है। हालांकि वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन हम उसके हाथ को आगे बढ़ के क्लेंच होते हुए देखते हैं। जैसे जियान ऐसा करता है, नीचे की रेतीली सतह पे एक पाम प्रिंट फॉर्म हो गया था। जब छोटे छोटे पत्थर चारों तरफ रोल करते हैं, जियान की आंखों के सामने एक 1000 फुट बड़ी मेटल चेन अपीयर होती है। इतनी बड़ी मेटल चेन को देख के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो इस मेटल चेन को पकड़ के खींच देता है। ऐसा करने में पूरा ग्राउंड शेक होने लगा था। जियान को 3 चेन्स और दिखाई देते हैं। ये सारी चेन्स एक छोटे से माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती हैं। इन चेन्स को एक झटके में पीछे खींचना पॉसिबल नहीं है। खैर जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये चेन्स किससे कनेक्टेड है। उसकी आंखें चेन्स के मिडिल में देखती हैं। वहाँ पर मिट्टी का एक बड़ा सा क्लस्टर होता है। थोड़ा सा और क्लियरली देखने पे उसे एक इंसान दिखाई दिया था। इसका शरीर इतना ज्यादा सूख चुका होता है कि किसी स्केलेटन की तरह लगता है। इस हड्डी के ढांचे जैसे ह्यूमन फिगर को देख के जियान की आंखों में शॉक फ्लैश हुआ था। वो कहता है इस इंसान का क्या पावरफुल ऑरा है। मुझे लगता है इस इंसान की स्ट्रेंथ 2 शंक के कम से कम 3 स्टार पे रही होगी। आखिर इसे यहाँ पे लॉक क्यों किया गया? जब जियान क्यूरियस तरीके से देख रहा होता है, वो सूखा सा इंसान अपनी आंखें खोल लेता है। जियान को देख रही वो आंखें थोड़ी सी क्रेजी नजर आती हैं। पानी के अंदर एक हॉर्स आवाज ट्रेवल करती है। ये आवाज एकदम घोस्ट की तरह लगता है, जिसे सुन के अच्छे अच्छे चिल फील करने लगे। वो फिगर कहता है प्लीज मुझे बचा लो। अगर तुम मुझे सेव कर लेते हो तो मैं पूरी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को तुम्हारी सबऑर्डिनेट बना दूंगा। इस हड्डियों जैसे ह्यूमन फिगर को देख के जियान की भौहें सिमट जाती हैं। ये फिगर उन मेटल चेन्स के अंदर काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। कुछ समय के बाद जियान पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पे क्यों कैद किया गया है? लगता है अब तक स्ट्रगल करने में इस स्केलेटन जैसे ह्यूमन फिगर ने अपनी काफी स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट कर दिया है। अब वो कई गहरी गहरी सांस लेने लगा था। जियान चारों बड़ी बड़ी मेटल चेन्स में से एक एक्सट्रीमली डार्क और कोल्ड एनर्जी को एमिट होते हुए सेंस करता है। ये लगातार उस फिगर की दुखी को एग्जॉस्ट कर रही थी। इससे इंसान एक एक्सट्रीमली वीक स्टेट में रहेगा, लेकिन इसकी जान के लिए खतरा नहीं है। अब इस फिगर के पास अपनी आखिरी सांसों को गिनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जियान के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है जिसने भी इसे यहाँ पे कैद किया है वो बहुत ही रूथलेस इंसान है। ये इसे डायरेक्टली खत्म करने से ज्यादा विशेष है। जियान के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड बात थी कि उसे इस 9 सरीन स्प्रिंग के नीचे ऐसी मिस्टीरियस चीज मिलेगी। वो सूखी हड्डियों जैसा फिगर जब जैसे तैसे करके अपनी सांसों को स्टेबलाइज कर लेता है, फाइनली उसकी नजरें जियान की तरफ जाती हैं। वो कहता है मैं 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का ट्राइब चीफ हूँ। मेरा नाम है याओ मिंग। इसकी आवाज बहुत ही होर्स होती है। इसे सुन के जियान को ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर से शीशे को खरोंच रहा हो। वो फिगर जो कि अपने आप को याओ मिंग बताता है, उसकी जियान को दिख रही आंखों में प्लीडिंग एक्सप्रेशन होता है। वो कहता है तुम मुझे रेस्क्यू कर लो। जब तक तुम मुझे रेस्क्यू कर लेते हो मैं तुम्हारी कोई कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ। खैर भले ही सामने का फिगर जियान के सामने गिड़गिड़ा रहा हो, लेकिन ये जियान की इमोशंस को इफेक्ट नहीं करता। जियान कहता है 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के ट्राइब चीफ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के ट्राइब चीफ का नाम याओ शाओटियान है, राइट? जैसे याओ शाओटियान नाम उस फिगर के कानों में एंटर करता है, हम उसकी आंखों को तुरंत ही लाल होते हुए देखते हैं। वो आंखों में गहरी हेट्रेड नजर आती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बोलता है वो बास्टर्ड, उसने एक ईविल स्कीम का यूज करके मेरी पोजीशन को स्नैच कर लिया और मुझे 9 सरीन स्प्रिंग के नीचे डाल दिया गया। वो फिर से रोर करते बोलता है बास्टर्ड, उसकी वजह से मुझे ऐसे डार्क और कोल्ड एनवायरनमेंट में न जाने कितना समय बिताना पड़ा है। अगर मेरा लक सही रहा और मैं दोबारा से आसमान को देख पाया तो मैं याओ मिंग उसे मौत से बदतर जिंदगी दूंगा। इस बंदे को इस तरीके चीखते हुए देख जियान एकदम स्पीचलेस फील करता है। ये इंसान यहाँ पे कई 100 सालों से कैद है। ये अंजाम सच में काफी बुरा है। इस 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर की वो डार्क और कोल्ड फोर्स एकदम पैनी पैनी सुइयों की तरह बॉडी में एंटर करती है। ऐसे पियर्सिंग पेन को हर कोई इंसान सह नहीं सकता, लेकिन वही दर्द ये इंसान कई 100 सालों तक सहता आ रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को जान के जियान भी अपने सिर को हिलाता है। जियान अपने हाथों को फैला के पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी और याओ शाओटिन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? याओ मिंग थोड़ी देर तक हेजिटेट करता है। वो कहता है मेरा और याओ शाओटिन का खून का रिश्ता है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का ट्रू सक्सेसर हूँ। ट्राइब में कई एल्डर्स ने मुझे फेवर किया। नॉर्मली याओ शाओटिन के ट्राइब चीफ बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और इस बात को वो भी अच्छे से जानता था। इसी कारण की वजह से जब वो मुझसे मिलता था उसका एटीट्यूड हमेशा रिस्पेक्टफुल रहा है, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इसने शुरुआत में मुझे जहर दे दिया और जब मेरी स्ट्रेंथ डिक्लाइन हो गई तो मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर दिया गया। फाइनली उसने मुझे 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर सील कर दिया है। जियान कहता है उसने डायरेक्टली तुम्हें किल क्यों नहीं किया, इससे उसकी कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं।
याओमिंग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे एक सिंपल मौत भी मिले। हाँ, मेरा ये छोटा भाई सच में मेरी बहुत परवाह करता है। लास्ट सेंटेंस को बोलते बोलते याओमिंग के मुंह से एक होश हंसने की आवाज आने लगती है। उसकी आवाज गुस्से और हताशा से भरी हुई होती है। जियान एकदम शांत रहता है। उसके भाई शाओडिंग और शाओली उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। वो बस इमेजिन नहीं कर पाता कि दोनों भाई एक दूसरे से इतनी नफरत कर बैठेंगे। जियान कहते तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करूं, तुम्हें समझना चाहिए कि याओ शाओटियन अभी 9 सरीन डीग्राम पाइथन ट्राइब का ट्राइब लीडर है। उसके पास कई एल्डर्स को ऑर्डर देने की पावर है। अगर तुम फिर से ऊपर अपीयर होते हो तो तुम्हारा अंजाम सही नहीं होगा। ये सुन के याओमिंग जल्दी से रिप्लाई करता है मेरे पास 9 सरीन प्रोफाउंड स्टेक है। ये हमारी 9 सरीन डीग्राम पाइथन ट्राइब का एक बहुत ही जरूरी ट्रेजर है। इसे सिर्फ सच्चा ट्राइब चीफ ही पकड़ सकता है। जैसे मैं एक बार उस याओ शाओटियन को खत्म कर देता हूँ मैं तुरंत ही नया चीफ बन जाऊंगा। बाकी एल्डर्स की मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। जियान की आंखें नैर होती हैं। वो कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ कैसी है और वो याओ शाओटियन कितना स्ट्रॉन्ग है। याओमिंग बताता है जब मुझे यहाँ पे सील किया गया था तब मेरी स्ट्रेंथ बस इंटरमीडिएट बेंचिंग लेवल की थी। भले ही कई सालों तक इस 9 सरीन स्प्रिंग के नीचे रहने से मेरे दिन रात कड़वाहट से भरे हुए रहे हूँ, लेकिन इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी राइज हो चुकी है। मैं इस समय दोशंग क्लास के सेकंड स्टार पे हूँ। अगर मैं दोबारा से आसमान देख पाता हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर की दुखी बहुत ही तेजी से रिकवर होगी। मेरी स्ट्रेंथ काफी जल्दी पीक स्टेट पे पहुंच जाएगी। याओमिंग जियान को बताता है जब मुझे यहाँ पे सील किया गया था तब याओ शाओटियन की स्ट्रेंथ बस दोशंग क्लास के पीक पे थी। उसके टैलेंट के हिसाब से इतने सालों के बाद वो पहले से ही 1 स्टार दोशंग में एडवांस कर चुका होगा। बात ऐसी कि ट्राइब में उसका एक साथी है। यह है 9 सरीन डीग्राम पाइथन ट्राइब का फर्स्ट एल्डर। अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो इस एल्डर की भी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोशंग की होगी। ये ओल्ड लोग जिसने याओ शाओटियन की मुझे सीरियसली इंजर्ड करने में हेल्प करी, इसी ने मुझे सील किया था। दो 1 स्टार दोशंग लेवल के एक्सपर्ट ऐसी स्ट्रेंथ के बारे में जान के जियान हल्का सा शॉक फील करता है। लगता है 9 सरीन डीग्राम पाइथन ट्राइब सच में मजबूत फाउंडेशन को पोजेस करती है। इस ट्राइब को 2 जेन्युइन एलीट दोशंग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर इसमें याओमिंग को भी ऐड कर दिया जाए तो इनके पास 3 दोशंग की स्ट्रेंथ होगी। आखिर जिस ट्राइब में ऐसी स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगी वो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक कहलाने की बिल्कुल वर्दी है। जियान की सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि वो याओमिंग को जितना पावरफुल समझ रहा था एक्चुअली में याओमिंग इतना पावरफुल नहीं है। शायद उसकी फिजिकल बॉडी की वजह से। एक मैजिकल बीस्ट अल्टीमेटली इंसानों से अलग होता है। याओमिंग की आंखें फोकस होती हैं जियान के ऊपर। वो डीप आवाज में कहता है ये दोनों लोग मेरे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं। एक बार रास्ते से हट जाते हैं पूरी 9 सरीन डीग्राम पाइथन ट्राइब मेरे द्वारा कंट्रोल करी जाएगी। यंग फ्रेंड तुम मेरे सेवियर हो गए। मैं याओमिंग भले बहुत फ्रेंडली ना हूँ लेकिन मैं हमेशा अपने शब्दों की वैल्यू करता हूँ। जैसे मैं एक बार 9 सरीन डीग्राम पाइथन ट्राइब को कंट्रोल करता हूँ मैं तुम्हारी किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ। जियान अपनी फिस्ट को तुरंत ही क्लेंच कर लेता है लेकिन वो फटाक से रिप्लाई नहीं करता है। हम जियान की आंखों को फ्लेकर होते हुए देखते हैं। जब से उसे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की सिचुएशन के बारे में मालूम पड़ रहा है वो लगातार उस मेथड को तलाश रहा था जिससे तीनों ड्रैगन आइलैंड्स और इस ट्राइब के बीच की अलायंस टूट सके। साथ ही में जियान कुछ ऐसी एक्सटर्नल पार्टीज को भी ढूंढ रहा होता है जो कि जिया की हेल्प कर सके, लेकिन दिमाग में पूरा जोर लगाने के बाद भी उसके दिमाग में कुछ खास आइडियाज नहीं आते। आखिरकार 9 सरीन डीग्राम पाइथन ट्राइब कोई ऐसा फैक्शन नहीं है जिसे प्रोफाउंड्स का ऐसे कंपेयर कर सके। ये ट्राइब जेन्युइन स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। हालांकि अगर वो अलायंस से कुछ एक्सपर्ट्स को समन कर लेता है तो हो सकता है कि वो इस ट्राइब से फाइट कर सके, लेकिन अगर जियान हर एक चीज को अपनी दम पे हैंडल करने की कोशिश करता है तो अनडाउटेडली उसके लिए काफी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। जियान ने याओ शाओटियन के बारे में सुना होता है। इस इंसान ने अभी तक जो भी हासिल किया है उस हर अचीवमेंट के पीछे कहीं न कहीं स्कीम्स रही हैं और तो उसकी पर्सनैलिटी कोल्ड और रूथलेस है। उसे बस अपने फायदे की परवाह रहती है। जैसा उसका कैरेक्टर है, अगर तीनों ड्रैगन आइलैंड्स उसे सही लालच देते हैं तो वह 9 सरीन डीग्राम पाइथन ट्राइब और तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के बीच की अलायंस को एग्री जरूर करेगा। उस समय जिया के दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। भले उसके पास एक एक्सट्रीमली रेयर ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हो लेकिन इतनी सारी परेशानियों को अकेले हैंडल नहीं कर सकती है। वहीं पे अगर ये याओमिंग 9 सरीन डीग्राम पाइथन ट्राइब को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो बिना किसी डाउट के अलायंस बिल्कुल काम नहीं करने वाली। जब उन तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स को इतनी बड़ी रीइंफोर्समेंट का लॉस होगा वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे। जियान के दिमाग में थॉट फ्लैश होता है। वो अपने सिर को उठा के बोलता है मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता। वो याओमिंग को देख के अपने सिर को हिलाने लगा था। वो याओमिंग के बारे में बहुत कम जानता था और न ही इतने कम समय में वो याओमिंग के कैरेक्टर को समझ पाया है। अगर रेस्क्यू करने के बाद ये बंदा जियान को धोखा दे देता है तो फिर जियान के ऊपर तो बड़ा अत्याचार हो जाएगा। जियान के शब्दों को सुनने के बाद याओमिंग का मुंह किसी डब्बे की तरह खुला रह जाता है लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं होते। वो भी जानता है क्योंकि वो जियान अभी मिले हैं। जियान उसके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकता। जियान की आंखें फ्लेकर होती हैं। वो कहते हैं हाउएवर मेरे पास एक रास्ता है जिसे मैं तुम्हें रेस्क्यू कर सकता हूँ। ऐसा करने के बाद मैं तुम्हारी ट्राइब चीफ की पोजीशन को वापस दिलाने में हेल्प करूंगा। हाउएवर मेरे पास एक कंडीशन है। जियान की आंखें याओमिंग को इंटेंस तरीके से देखती हैं। वो कहते हैं तुम अपनी सोल को रिलीज करोगे जिससे मैं उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को प्लेस कर सकूं। अगर तुम मुझसे झूठ बोलते हो तो मैं स्पिरिचुअल सील को ब्लास्ट कर सकता हूँ। उस समय भले ही तुम एक एलीट दोशंग क्यों ना हो तुम्हें सीरियसली इंजर्ड होने से कोई रोक नहीं सकता है और तो तुम्हारी स्ट्रेंथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। जियान के ऐसे आइडिया को सुनने के बाद याओमिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि वो अपनी जान को दूसरे के हाथों में दे रहा है। याओमिंग के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देख
देख के जियान डीप आवाज में कहता है, अगर तुम ऐसा करती हो तभी मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास रिफ्यूज करने का भी ऑप्शन है। मैं सिंपली पीछे मुड़ के तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मैं तुम्हारी ट्राइब के फैली हुई रायते में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हम याओमिंग को अपनी दादी मीचते हुए देखते हैं। उसकी आंखें लगातार फ्लिकर हो रही थी। जिस तरीके उसका कैरेक्टर है उससे बंदिशों से सख्त नफरत होती है, लेकिन जब वो पिछले कई 100 सालों के बारे में सोचता है कि उसने यहाँ पे किस तरह से कड़वाहट से भरे दिन बिताए हैं, उसके दिल के अंदर की गुस्से की आग को चिंगारी मिल जाती है। वो दांती मीस के रोर करते हुए बोलता है, ठीक है तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं अपने दिल की हेट्रेड को और सह नहीं सकता हूँ। मुझे इस बेस्टर्ड के 10,000 टुकड़े करने हैं। जब याओमिंग जियान की बात मानने को तैयार हो जाता है, जियान के चेहरे पे खुशी का पार नहीं रहता। याओमिंग खूब साउंड के साथ एक गहरी सांस लेता है। हम उसके आईब्रोज के सेंटर पे फ्लिकर होते हुए देखते हैं। एक इनविजिबल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आई थी। एक बड़ी से काले रंग के स्नेक का फॉर्म ले लेती है। जब याओमिंग अपनी सोल को खुद ही बाहर निकालता है, इसे देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसके एक इशारे पे उसके फोरहेड से हम उसके सोल के हल्के से ट्रेस को बाहर आते हुए देखते हैं। ये उसके सामने हवा में फ्लोट कर रही काले रंग के स्नेक के फोरहेड में घुस जाता है। जिस मोमेंट में स्पिरिचुअल इम्प्रिंट एंटर किया था, उस स्नेक की पूरी बॉडी एकदम कांपने लगती है। वो स्नेक की सोल बॉडी तुरंत ही बिखर के याओमिंग के माथे में वापस लौट आती है। और तो जब जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके आईब्रोज के बीच में वापस लौटी थी, उससे याओमिंग की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन सेंस होती है। अब बस जियान को एक बार सोचने की जरूरत होती है। उसका वो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट जिसके अंदर हेवली फ्लेम की स्ट्रेंथ है, वो पलक झपकते एक्सप्लोड हो जाएगा। इससे याओमिंग की सोल बिल्कुल बच नहीं सकती। इस परेशानी को रिजॉल्व करने के बाद जियान स्माइल के साथ पूछता है, हाँ मुझे याद आया, मैं 9 सरीन स्प्रिंग में स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या तुम जानती हो कि वो चीज कहाँ पे है? इस क्वेश्चन को सुनने के बाद याओमिंग कुछ समय तक हेजिटेट करता रहता है। वो फाइनली जियान से कहता है, ये स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल इस 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर ही बहुत रेयर है। अगर नॉर्मली बात करी जाए तो उसके एक हाथ के बराबर के पीस को फॉर्म होने में करीब 1000 साल लग जाते हैं। क्योंकि मैं इस जगह पे पिछले कई सालों से कैद रहा हूँ, मैंने ऐसी कुछ चीजों को सॉल्व कर लिया है। तुरंत याओमिंग अपने मुंह को खोलता है। एक ब्लडी लाइट बाहर आती है। अंत में यह लाइट जियान के सामने सस्पेंड हो जाती है। एक पाम के साइज का डीप रेड क्रिस्टल होता है। जब जियान इस क्रिस्टल के मिडिल में देखता है, ऐसा लगता है यहाँ पे न जाने कितना खून बह रहा हो। इसकी अपीयरेंस जियान को बहुत ही एक्सेप्शनल लगती है। इस ब्लड क्रिस्टल को अच्छे से स्टडी करने के बाद जियान कहता है, तो ये स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल है। हाँ, जियान अपने हाथ को एक्सटेंड करके सामने सस्पेंड हुए इस लाल रंग के क्रिस्टल को रिसीव करता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसके हाथ से एक फ्राइटनिंग ऑरा फैलने लगा था। ये डार्क और कोल्ड फोर्स जियान के हाथ को तुरंत ही फ्रीज करने लगती है। भले आइसी लेयर उसके हाथ को कवर कर रही हो, लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल दिखाई देती है। वो कहता है, सच में स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल है। इसकी डार्क और कोल्ड फोर्स बहुत ही फ्राइटनिंग है। उसके हाथ के एक झटके में आइसी लेयर क्रैक हो जाती है। इस ब्लड क्रिस्टल को स्टोरेज में रख दिया गया था। वो याओमिंग को देख के पूछता है, मैं तुम्हें कैसे रेस्क्यू कर सकता हूँ? क्या मुझे इन डार्क चेन्स को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है? याओमिंग अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। असल में मुझे रोकने वाली मेटल चेन्स नहीं है, बल्कि वो येलो स्प्रिंग इन रॉक है जो कि इन चेन्स के लास्ट में अटैच हुई है। उस पत्थर में से लगातार डार्क और कोल्ड फोर्स एमिट होती रहती है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर की हीट एग्जॉस्ट होती है और मैं इस तरीके से कमजोर बना रहता हूँ। उस पत्थर और मेटल चेन्स के बीच में एक स्विच होगा। जैसे तुम उसे शैटर करते हो, ये मेटल चेन्स मेरी स्ट्रेंथ को रोक नहीं पाएंगे। ये सुन के जियान अपनी आईब्रोज को रेज करता है। उसकी बॉडी मूव होती है। हम उसे चेन्स के लास्ट में आते हुए देखते हैं। वो देखता है कि चारों मेटल चेन्स एक बड़े से पत्थर के अंदर घुसी हुई हैं। अंग्रेजी में बोले तो एम्बेडेड है। ये माउंटेन शिप कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती। इसका साइज करीब 100 फीट का ही होगा। लेकिन जियान जिसकी बॉडी को हेवली फ्लेम्स प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो भी जब इसके पास जाता है, उसकी बॉडी एकदम कांपने लगी थी। जियान अपने हाथों को क्लेंच करके इस रॉक को देखता है। वो कहता है कि यही येलो स्प्रिंग इन रॉक है। जियान के हाथ पे उसकी वास्ट और माइटी दुखी इकट्ठी होती है। ये रूथलेस तरीके सामने की रॉक में जाके टकरा गई थी। जहाँ पर जियान का फेस लैंड करता है, हम वहाँ से बैंग साउंड के साथ एक वाटर वेव को क्रिएट होते हुए देखते हैं। लेकिन इतनी फोर्स का यूज करने के बाद भी वो काले रंग का भारी भरकम सा पत्थर हल्का सा ट्रेम्बल ही होता है। जियान का फेस जो कि डिमेंशन की जान ले सकता है, ये बस इस पत्थर के ऊपर हल्का सा इम्प्रिंट ही छोड़ पाता है। जियान के ऐसे एक्शंस को देख के याओमिंग अपनी होर्स आवाज में बोलता है, ये येलो स्प्रिंग इन रॉक न जाने कितने सालों से 9 सरीन स्प्रिंग की ऐसी फोर्सेस रिफाइन होती आ रही है। ये अब एक्सट्रीमली हार्ड हो चुकी होगी। इसे एक तरीके से इंडिस्ट्रक्टिबल भी बोला जा सकता है। अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर भी लेता हूँ, तब भी मेरे लिए इसे तोड़ना काफी डिफिकल्ट होगा। जियान की बाहें सिकुड़ गई थी। वो एक मेटल की चेन को पकड़ता है। एक सिजलिंग साउंड एमिट हुआ था। जियान तुरंत ही अपने हाथ को छोड़ देता है। उसके हाथ के ऊपर बर्फ की लेयर जम चुकी होती है। जियान को ऐसा लगता है जैसे इन मेटल चेन्स के अंदर एक वॉइड है जिसमें ठंडी फोर्स भरी हुई है। फाइनली अब जियान समझ पाता है कि इतने सालों तक यहाँ पे कैद रहने के बाद भी याओमिंग अपनी स्ट्रेंथ के साथ खुद को छुड़ा क्यों नहीं पाया है। जब जियान के सारे अटेम्प्ट्स फ्यूटाइल रहते हैं, याओमिंग के चेहरे पे क्लियरली डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देती है। जियान अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, इस 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर की चीजें सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जियान अपनी फालतू की एक्टिविटीज को बंद कर देता है। उसकी 2 उंगलियां खुलती हैं। हम तुरंत एक हेवली फ्लेम के क्लस्टर को आते हुए देखते हैं। ये हेवली फ्लेम किसी सुई की तरह उस पॉइंट पे इंसर्ट कर दी जाती है जिस जगह पे मेटल चेन्स उस काले रंग के पत्थर से जुड़ी हुई होती है। काफी समय के बाद हेवली फ्लेम से बनी हुई वो नीडल एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को टच करती है। ये रियलाइज करके जियान तुरंत ही अपनी फोर्स को बढ़ा देता है। जैसे जियान की फोर्स आगे ट्रांसमिट
एस्टिमेट होती है वो फायर नीडल रूथलेस तरीके से नीचे पत्थर में गड़ गई थी। जिस मोमेंट में नीडल उस गोलाकार के पत्थर में इंसर्ट हो जाती है, जियान उस जगह से एमिट हो रही है क्रिपल को सेंस करता है। क्रैक साउंड के साथ वो मेटल चेन एक्चुअली में ब्लास्ट हो जाती है। याओमिंग जो कि अपने दिल में डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होता है, इस समय उसकी आंखें भी जियान के ऊपर गड़ चुकी थी। वो खुशी से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है ये एक्चुअली में सफल हो गया। जब जियान याओमिंग की सील को तोड़ रहा होता है, हम देखते हैं अंडरग्राउंड स्नेक नेटवर्क की एक शानदार से पैलेस को। अब यहाँ का माहौल काफी लाइवली लगता है। हम कई स्नेक पीपल ट्राइब के लीडर्स को देखते हैं। इन सभी की बात करने की आवाजें पूरे हॉल में गूंजती हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है एक थ्रोन के ऊपर। इसमें एक काली रोज वाला बंदा बैठा होता है। वैसे ऊपर से काफी हैंडसम नजर आता है, लेकिन इसकी आंखों में वो डार्क चिलनेस बिल्कुल छिपती नहीं है। इसकी आंखें हल्की सी बंद होती हैं, लेकिन इनमें ग्लिंट फ्लेकर हो रहा था। जो भी इन जहरीले सांप जैसी आंखों को देखेगा उसके गूज़बम्स आने काफी नॉर्मल है। दो लेडीज जिनकी बॉडीज काफी एंचेंटिंग होती हैं, वो लगातार इसके दोनों कंधों को मसाज कर रही होती हैं। वहीं पे इस बंदे के दोनों हाथ इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। मैं फायदे की बात नहीं करूंगा। ऐसा माहौल कुछ और समय तक चलता रहता है। अचानक से उस ब्लैक क्लोथ मैन की बंद आंखें खुल जाती हैं। इस समय उस बंदे के चेहरे को शॉक कवर कर चुका होता है। वो कहता है सील टूट चुकी है। एक बुड्ढा जिसके गले से एक लाल रंग का सांप लिपटा हुआ होता है, वो पूछता है ट्राइब चीफ क्या हुआ। वो ब्लैक क्लोथ मैन तुरंत ही खड़ा हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन एकदम डार्क और कोल्ड था। उसकी हल्की आवाज उस एल्डर के कानों में एंटर करती है। वो कहता है याओमिंग को सप्रेस करने वाली सील टूट चुकी है। इस न्यूज को सुनने के बाद उस बुड्ढे के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। वो कहता है क्या आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो तुरंत ही अपने चेहरे के इमोशंस को कंट्रोल में लाके यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे ट्राइब लीडर्स को देखता है, जिसके बाद वो सॉफ्ट आवाज में कहता है तुम्हें वहाँ पे जल्दी आना चाहिए, क्योंकि अगर याओमिंग वहाँ से भाग जाता है तो फिर हम दोनों का गेम ओवर हो जाएगा। मैं तब तक यहाँ की सिचुएशन को स्टेबलाइज करता हूँ, जिसके बाद तुरंत ही आपकी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। ये सुन के उस काली रूफ्स वाले बंदे के चेहरे पे एक सिनिस्टर सी स्माइल आती है। वो कहता है रिलैक्स, अब वो दोबारा राइज नहीं हो पाएगा। तुरंत ही उसकी बॉडी मूव होती है। हम उसे डिसअपीयर होते हुए देखते हैं। जब ब्लैक क्लोथ मैन डिसअपीयर हुआ था, वो एल्डर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वो सभी को शांत करवाते हुए बोलता है हाँ हमारे पास कुछ जरूरी न्यूज आई है। ट्राइब चीफ को इस वजह से जाना पड़ा। एवरीवन प्लीज कंटिन्यू करो। फिर से सीन चेंज होता है। हमें एक क्लैंग का साउंड सुनाई दिया था। वो आखिरी मेटल चेन भी टूट जाती है, जिसके बाद जियान तुरंत अपनी फायर नीडल को डिस्पर्स करता है। उसके एक इशारे पे एक जेंडर सी फोर्स आगे बढ़ती है। इसने गिरते हुए याओमिंग को संभाल लिया था। वो कहता है तुम बस अभी एस्केप कर पाए हो, तुम्हारे शरीर के अंदर की दुखी अभी रिकवर नहीं हुई है। इस समय एक दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट के पास भी तुम्हें खत्म करने की पावर है। अभी याओमिंग की बॉडी बहुत ही वीक होती है, लेकिन वो क्लियरली बहुत ही एक्साइटेड लग रहा है। वो जियान की तरफ देख के हंस के बोलता है हाँ कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है कि मैं याओमिंग इस दिन तक इंड्योर कर पाऊंगा। यंग फ्रेंड क्या मैं तुम्हारे नाम को जान सकता हूँ। जियान कहता है मैं जियान हूँ। याओमिंग इंटेंस तरीके से जियान को देखता है। वो डीप आवाज में कहता है यंग फ्रेंड जियान, मैं याओमिंग कभी नहीं बोलूंगा कि तुमने मुझे किस तरीके से रेस्क्यू किया है। जब तक मैं अपना बदला ले लेता हूँ, मैं पूरी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की स्ट्रेंथ का यूज करके तुम्हारी हर रिक्वेस्ट को फुलफिल करूंगा। याओमिंग की बात को सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो याओमिंग के शब्दों में डीप ग्रेटिट्यूड को सेंस करता है। हालांकि ग्रेटिट्यूड की भावना याओ शाओटिन के लिए नफरत की वजह से आई है, लेकिन जियान को ऐसा लगता है कि सामने खड़ा इंसान उन लोगों में से नहीं है जो कि अपने हेल्पर्स के ऊपर पीठ पीछे हमला करें। याओमिंग की कैरेक्टर को समझने के बाद जियान कहीं न कहीं रिलीफ फील करता है। जियान चुटकी बजाता है। एक मेडिसिन पिल की बोतल याओमिंग की तरफ आगे बढ़ गई थी। जियान कहते हैं अपनी दुखी को रिकवर करने के लिए तुम पहले मेडिसिन पिल्स को कंज्यूम कर लो। हम इस 9 सरीन स्प्रिंग में लंबे समय तक नहीं रह सकते। हमें यहाँ से दूर जाना होगा। जब तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को वापस पालोगे, हम तब याओ शाओटिन के पीछे आ सकते हैं। याओमिंग नॉड करता है। वो कहता है यंग फ्रेंड जियान तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस बोतल के अंदर जो भी मेडिसिन पिल्स होती है, याओमिंग उन्हें एक ही बार में गटक जाता है। वो भी जानता था कि जैसे उसकी अभी कंडीशन है, वो इस समय याओ शाओटिन का बिल्कुल मैच नहीं है। याओमिंग को रेस्क्यू करने के बाद जियान अपने हाथ को वेव करता है। तुरंत ही दोनों लोग 2 वाटर एरोस में ट्रांसफॉर्म होके लाइटिंग स्पीड से आके शूट हो गए थे। क्योंकि जियान को इस झील के अंदर एंटर करने को काफी लंबा समय हो चुका है, उसकी काफी दुखी एग्जॉस्ट हो चुकी है। इस वजह से जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो तुरंत ही कुछ मेडिसिन पिल्स को बाहर निकाल के उन्हें एक ही बार में सोलो कर लेता है। ऊपर जाते जाते जियान को फिर से वो काले रंग के स्नेक दिखाई देते हैं। अच्छी बात है कि याओमिंग के पास वो मेथड था जिससे इन सभी को कंट्रोल किया जा सके। जैसे याओमिंग के मुंह से एक अजीब सी आवाज बाहर आती है, ये सारे ब्लैक स्नेक्स भाग जाते हैं। इस तरीके से ऊपर जाते समय जियान काफी परेशानियों से बच जाता है। अब क्योंकि कोई भी चीज इनका रास्ता नहीं रोक रही है, जियान और याओमिंग के ऊपर जाने की स्पीड काफी तेज हो चुकी थी। 10 मिनट तक आगे बढ़ने के बाद उन्हें रोशनी की किरणें दिखाई देने लगी थी। जियान फिर से अपनी स्पीड में बूस्ट मार के आगे की तरफ शूट हो जाता है। वो कहता है हम एग्जिट के पास पहुंचने वाले हैं। झील की सतह के पास आते आते जियान के चेहरे को स्माइल कवर कर लेती है। वो तुरंत ही साइड में याओमिंग को पकड़ता है। फाइनली वो लेक से बाहर आ गया था, लेकिन जियान जस्ट अपनी बॉडी को स्टेबलाइज ही कर पाया था। उसके कानों एक बैंग वाली मफल्ड
साउंड सुनाई देती है। आसमान से एक फिगर नीचे गिरता है, चारों तरफ से पैनी पैनी इवेंट रशिंग साउंड सुनाई देती है। गिरते हुए फिगर को देख के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो चिल्ला के बोलता है काइलिन। हाथ के एक बार वेव करते ही एक जेंटल फोर्स आगे बढ़ती है। ये जेंटल फोर्स काइलिन की बॉडी को पीछे लाती है। तुरंत ही जियान उसे पकड़ लेता है। जियान के बगल में आ जाने के बाद ही ऐसा लगता है जैसे काइलिन के दिल पे से एक बड़ा सा पत्थर हट गया है। वो अपने मुंह के किनारे से खून को पहुंचती हुई बोलती है तो तुम फाइनली लौट आए। काइलिन के होठों के पास इस खून को देख के जियान की आंखें तुरंत ही चिल्ली हो जाती हैं। वो फालतू में अपना मुंह खोल के कुछ भी नहीं पूछता, बल्कि उसकी आंखें सिचुएशन को ऑब्जर्व करती हैं। उसे अपने सामने एक ब्लैक क्लाउड मैन दिखाई देता है। ये समय हवा के ऊपर खड़ा हुआ था। ये बंदा जियान को काफी विशेष और डार्क तरीके से देख रहा होता है। काइलिन अपनी दादी को मीचते हुए बोलती है इस इंसान ने अचानक से यहाँ पर प्रकट होकर हम तीनों को हाइडिंग से बाहर खींच लिया था। ये चिंगलिन और लिटिल फी डॉक्टर को पहले से सीरियसली इंजर्ड कर चुका है। उसकी आंखें अपने लेफ्ट में देखती हैं। इस समय चिंगलिन और लिटिल फी डॉक्टर दोनों की और ही काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। क्लियरली इन दोनों की चोटें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जियान की आंखें और भी आइसी हो जाती हैं। वो आसमान में सस्पेंड हुआ काले कपड़ों वाला बंदा अपनी एक्सट्रीमली डेंस आंखों से जियान और हड्डियों के ढांचे जैसे याओमिंग को देख रहा था। उसके चेहरे पे एक विशेष स्माइल सरफेस होती है। वो कहते हैं लिटिल बैस्टर्ड, क्योंकि तूने स्किन के प्लान्स को खराब कर दिया तो फिर तू चाहे कहीं से भी आया हो, आज मैं तेरी यहाँ पे कब्र बना दूंगा। यकीन इन तीनों ब्यूटीज का भी ध्यान रखेगा। तुझे अपने एक्शंस के लिए इस कीमत को चुकाना होगा। अब खैर एग्जैक्टली कीमत कौन चुका रहा होगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड ही बताएगा, क्योंकि उसमें हमें काफी वायलेंट मीटिंग दिखेगी। फिर दोनों ही पार्टीज अपने अपने ट्रम्प कार्ड्स को दिखा रही होंगी और मोस्ट लाइकली अंत तक जाते जाते ये मामला सेटल हो जाना चाहिए। खैर आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा है तुरंत ही मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। अगर नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे जैसे हमारे वीडियोस रिलीज होते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन को स्मैश कर दो, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो का लाइक एम 11,000 के का अगर आज में कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट पार्ट आपको आज ही देखने को मिल जाएगा। अब देखो डिसीजन आपके हाथ में है। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जाता तो आप चैनल के प्रीमियम मेंबर बन सकते हो। जैसे आप मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो अर्ली एक्सेस वाला फीचर आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। ऐसा होने पे जैसे मैं वीडियो को प्रिपेयर करूंगा आप उसे तुरंत ही देख पाओगे। खैर फीचर्स तो इसके साथ और भी कई है, उनके बारे में जानने के लिए आप ज्वाइन बटन को चेकआउट कर सकते हो। ये ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। आप सभी का यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के धन्यवाद। अगर पिछले एपिसोड को मिस कर दिया था तो आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा। तब तक मजे करो, टाटा बाय बाय।